Welcome everyone to our visionary classes. Today we are with the new lecture series on the environmental science paper analysis of 2020. आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, आज हम कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 2020 में आ रखा है। 2020 के एग्जाम में एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम जो था, एनटीए यूजीसी नेट, ठीक है, उसके टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं साफ साफ आपको बताता हूँ कि आप कोई भी चीज अगर पढ़ते हो, देखो इन्वायरमेंट साइंस का अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो आपको उसको इमेजिन करना होगा, उसको फील करना होगा। किसी भी क्वेश्चन को आप जब तक फील नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप बोल रहा हूं कि कुछ इन्वायरमेंट में हो रहा है तो उस फेनोमेना को अपने आप में ऑब्जर्व करो। ठीक है, अपने आप में सोचो कि वो कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तभी आप कर पाओगे। ऐसे नहीं कर पाओगे तो जब तक फील नहीं कर पाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो बेटर यू शुड ट्राई टू लर्न द थिंग्स एज वेल एज एनालाइजिंग द थिंग्स कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कल को एनालिसिस पे पूछ सकता है। ठीक है, उस टॉपिक के एनालिसिस पे पूछ सकता है। तो ये मैं आपको आज एक की मंत्रा बता रहा हूँ कि आपको इसको एनालाइज करते हुए पढ़ना है। ऐसे नहीं कि हाँ पढ़ लिया और इसको क्वेश्चंस को याद कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डू शेयर इट फॉर मोर एंड मोर फॉर द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, so it will be helpful for them. So let us start the lecture. So the first question, here we are seeing the first question is asking what. अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बोलता है योर कंट्रोल यूज्ड इन विंड टरबाइन जनरेटर इज ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा द मैकेनिज्म टू कीप द रोटर एक्सिस अलोंग द विंड डायरेक्शन। ओके, अब ये ऐसा क्यों होगा, इसका क्या रीजन है? अब भाई मैंने पहले ही बताया, एनालाइज करो तो आपको विंड का जो रोटर का डायग्राम है, विंड टरबाइन का जो स्कीमेटिक डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम, दिस इज कॉल्ड स्कीमेटिक डायग्राम। जो स्कीमेटिक डायग्राम है विंड टरबाइन का, उसको आपको याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा चीज मौजूद है। सपोज करो यहाँ पे आपको दिख रहा है रोटर। अब रोटर क्या करता है कि विंड एनर्जी को कलेक्ट करता है। ठीक है, विंड एनर्जी को कलेक्ट कौन करता है? रोटर करता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे लगे हैं ब्रेक, ब्रेक का काम तो ब्रेक ही देना होता है। ओके, यहाँ पे टावर है जिसके ऊपर ये विंड का जो हमारा जो ब्लेड्स है उसको माउंट किया गया है। ओके, फिर यहाँ पे आता है एक गियर बॉक्स मौजूद है। वो गियर बॉक्स क्या कर रहा है, नीचे वाले जो हमारा गियर है उसमें से उसको क्या कर रहा है, उसको वो मूव करवा रहा है। तो यहाँ पे एक जनरेटर मौजूद है। ये जनरेटर तो पता ही है आपको क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है, विंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर का तो यही काम है। फिर आपको पता है यहाँ पे क्या है, एनेमोमीटर है। तो ये एनेमोमीटर क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज एनेमोमीटर? तो एनेमोमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या मेजर करता है, विंड स्पीड एंड प्रेशर। विंड स्पीड प्लस विंड प्रेशर, ये दोनों करता है वो कौन, एनेमोमीटर का काम ये है। ओके, ये समझ में आया? तो ये वाला काम कौन करता है, एनेमोमीटर का काम है। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, योर कंट्रोल। तो यहाँ पे एक योर ड्राइव एंड योर मोटर, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, योर मोटर एंड योर ड्राइव। अब सपोज करो कि आपका यहाँ पे एक योर कंट्रोल सिस्टम मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस इज द योर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और जो योर कंट्रोल सिस्टम है ये करता क्या है, देखो ये जो विंड के जो ब्लेड है, पूरा सिस्टम है, वो किसी चीज के ऊपर माउंट है। ये जो सिस्टम है इसके ऊपर माउंट है। अब ये कर क्या रहा है कि सपोज करो विंड इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये इस जो ब्लेड को ये उसी डायरेक्शन में फिक्स रखता है, तभी ना विंड को कलेक्ट कर सकता है। अगर ये रोटेट हो जाएगा, सपोज करो विंड इस डायरेक्शन से आ रहा है और ये जो ब्लेड्स हैं ये उस डायरेक्शन में है। ठीक है, विंड इस डायरेक्शन से आ रहा है, ब्लेड उस डायरेक्शन में, तो विंड एनर्जी कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा।
तो यह कंट्रोल का काम ही यही है कि ये विंड के डायरेक्शन में सेट करे, किसको, ब्लेड को सेट करे। आया समझ में? ये जो चीज है ये बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए आपके दिमाग में कि यह कंट्रोल का काम क्या है। सबसे पहली बात, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा नहीं, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो भाई विंड कैसे आएगा? विंड तो लगेगा ही नहीं ब्लेड्स पे, लगेगा ही नहीं विंड ब्लेड पे, तो भाई विंड एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगा? इतना तो ध्यान रखो। फिर कोई बोलेगा सर गियर मैकेनिज्म टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द रोटर व्हेन द विंड इज एक्सट्रीमली हाई। भाई गियर बॉक्स है उसके लिए, तुमको क्या चाहिए? यो कंट्रोल क्यों चाहिए? ये ही तो समझना है, यही तो बात है। विंड टरबाइन का स्कीमेटिक डायग्राम बिना पढ़े सिर्फ विंड के न्यूमेरिकल्स याद कर लेने से आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ऑल्दो विंड के न्यूमेरिकल्स आते हैं विंड एनर्जी के, लेकिन आपको पढ़ना ये भी तो है कि विंड एनर्जी के जो रोटर्स का जो इंटरनल डायग्राम है वो किस तरीके से काम करता है। ये मैकेनिज्म जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे बना पाओगे क्वेश्चंस एग्जाम में। तो यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस को इतने हल्के में ना लें, ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ें कि ये होता क्या है योर कंट्रोल, और विंड टरबाइन का स्कीमेटिक डायग्राम का काम क्या है। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So this question is giving you an idea that is about our isomorphous substitution. So ये जो टॉपिक है ये आपका सॉइल साइंस का टॉपिक है। अब इस टॉपिक में वो क्या समझाना चाहता है कि देखो वो बोल रहा है गिवन टू बिलो स्टेटमेंट्स, अगेन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको असर्शन और रीजनिंग दोनों को टेस्ट करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस वो जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन is the source of constant charge on a soil silicate clays। ठीक है, सिंपल सी बात बोला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि कैटायंस ऑफ कंपैरेबल साइज सब्स्टिट्यूट ईच अदर इन रेस्पेक्टिव टू टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सीड्स इन ए सिलिकेट क्ले। ये चीज उसने बोला है। अब आपको यहाँ पे चीजें समझना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन किस चीज की, जो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन की, वो क्या बोलता है कि रिप्लेसिंग वन स्ट्रक्चरल कैटायन विथ अनदर ऑफ सिमिलर साइज, ये है आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो जो क्ले होता है, क्ले, ठीक है, जो क्ले मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं कि उनमें चार्ज्ड आयंस वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। कैसे? थ्रू कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। उनकी कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी जो है उससे क्या करते हैं, वो कैटायंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सिलिकॉन टेट्राहेड्रन SiO4 सिलिकॉन टेट्राहेड्रन जो है मौजूद है, जो कि हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्ले मिनरल में, एज वेल एज ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिलिकेट टेट्राहेड्रन दिखा रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रन भी होता है। तो सिलिकेट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल जो होता है, इनमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है। अभी सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि सपोज करो ये एक क्या है, ये स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन टेट्राहेड्रन है। इस सिलिकॉन टेट्राहेड्रन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम था वो SiO4+ था, ठीक है, Si4+ था। बट अगर यहाँ पे हम एल्यूमिनियम 3+ चार्ज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का जो साइज है वो सिमिलर है, ठीक है। तो कंपैरेबल साइज से हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। ऑल्दो ये जो आपका बनेगा नया, ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पे 3+ चार्ज था, यहाँ पे 4+ चार्ज है। तो 3+ और 4+ चार्ज में तो डिफरेंस है ना, एक जो प्रोटॉन है उसकी कमी हो गई। तो एक प्रोटॉन की कमी होने की वजह से क्या होगा, सिलिकॉन टेट्राहेड्रन जो है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में वो अपने आप को चार्ज करते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये अपने आप को चार्ज करते हैं। तो इस वजह से जो तो पहला स्टेटमेंट है वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट है वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है और दूसरा वाला भी करेक्ट है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे आंसर जो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वी डिस्कस्ड कि यहाँ पे फिर से एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो ये क्या बोल रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट एज यूजुअल असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजनिंग में असर्शन क्या बोल रहा है कि ट्रोपोपोज एक्ट एज ए लीड, लीड मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है नीचे की चीजों को, लिमिटिंग बोथ कन्वेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर इनटू द हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एट ट्रोपोपोज हाइट एट ए हायर लेवल द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें तो कुछ बोलने वाली बात नहीं है। अब क्यों है, देखो क्या होता है कि ट्रोपोपोज जो होता है वो मिनिमम एक्ट एज ए बैरियर। ठीक है, ट्रोपोपोज का जो मिनिमम हाइट है वो बैरियर की तरह एक्ट करता है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर, because mixing and heat transport by convection can only occur when a temperature decrease with height। अब सपोज करो कि यहाँ से आपका आता है कौन सा टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए आता है ग्राउंड सरफेस से, फिर अचानक से यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ पे ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वाला रीजन है, ठीक है, -55 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है, जो कि 12 किलोमीटर हाइट तक एक्सटेंड होके रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है पॉज है, पॉज है मतलब किस चीज का पॉज है, टेम्परेचर का पॉज है, इसलिए ट्रोपोपोज है, सिंपल सी बात है। तो ऑब्वियस है दोनों के बीच में कोई मिक्सिंग होगा नहीं। ठीक है, और इस वजह से ये रुक जाएगा। अब बात करते हैं कि ट्रोपोपोज की हाइट एंड हायर लेवल्स पे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर इज स्टेबल। एट ट्रोपोपोज हाइट एट हायर लेवल्स द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में कोई एक्सचेंज होगा नहीं, तो ये अगर ट्रोपोस्फियर है और इसके ऊपर ये स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर को स्ट्रेटिफाइड लेयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को स्ट्रेटिफाइड लेयर बोलते हैं, और ट्रोपोपोज की जो ऊपर वाली हाइट होगी वो ऑब्वियसली स्टेबल होगी, क्योंकि वहां पे अब नीचे से ही मिक्सिंग नहीं हो रहा है, तो ऊपर के हाइट में डेफिनेटली मिक्सिंग नहीं होगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या होगा, स्टेबल होगा। स्ट्रेटोस्फेयर के जो लोअर वाला पोर्शन और ट्रोपोपोज का ऊपर वाला हिस्सा दोनों सेम है, इसलिए वो स्टेबल है। इतनी सी बात है, तो एटमॉस्फेयर वहां पे स्टेबल है। ओके, आई थिंक ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, फिर अगेन एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है कि प्लांट्स जो है जनरली रिफ्लेक्ट रेडिएशन हाईली इन द नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, प्लांट जो होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं नियर इंफ्रारेड रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। ठीक है, हाईली, ये भी मेंशन किया है कि हाईली रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आप ये डायग्राम देख सकते हो, टिपिकली मैंने ये डायग्राम आपके लिए बनाया है समझने के लिए कि क्या क्या लाइट्स जो हैं वो रिफ्लेक्टेड बैक होते हैं। अब एक हेल्दी लीफ की बात करो तो भी एनआईआर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्ट्रेस्ड लीफ में भी एनआईआर बहुत ज्यादा निकल रहा है, और डेड लीफ में भी बहुत ज्यादा निकल रहा है। यहाँ पे क्लोरोफिल कंटेंट हाई है, यहाँ पे क्लोरोफिल कंटेंट थोड़ा लो है, और यहाँ पे क्लोरोफिल कंटेंट और लो है, बट स्टिल एनआईआर जो है बहुत हाई है। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट आपको लग रहा है वो 100% ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, प्लांट लीव जो होते हैं जनरली क्या कंटेंट करते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्लोरोफिल होगा ही होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे हर प्लांट में क्लोरोफिल होता ही है, प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल भरे होते हैं। लेकिन ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक प्लांट लीव की बात करें तो वो टिपिकली लो रिफ्लेक्टेंस दिखाता है विजिबल स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, जो विजिबल लाइट होती है, ठीक है, वहां पे जो विवगॉयर वाला, ठीक है, विवगॉयर जो है वो विजुअल स्पेक्ट्रम है, वहां पे पूरी की पूरी जो स्पेक्ट्रल है एनर्जी वो बहुत लो है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एब्जर्वेशन बाय क्लोरोफिल, ए रिलेटिवली हाई रिफ्लेक्टेंस इन द नियर इंफ्रारेड बिकॉज ऑफ इंटरनल लीव स्कैटरिंग एंड नो एब्जर्वेशन, क्या, नो एब्जर्वेशन ऑफ वाटर। एक चीज यहाँ पे मिस हो गया है, नो एब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड रिलेटिवली लो रिफ्लेक्टेंस इन द इंफ्रारेड बियॉन्ड 1.3 बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एब्जर्वेशन बाय द वाटर। ठीक है, तो जो वो पोर्शन है वो रिलेटिवली हाई रिफ्लेक्टेंस नियर इंफ्रारेड में बिकॉज ऑफ द इंटरनल लीव स्कैटरिंग, जो लीफ की इंटरनल लीफ स्कैटरिंग वहां पे होता है, जिस वजह से ये एनआईआर जो है वो निकलता है। ठीक है, वहां पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो आप सीधा आप सिंपली बोलोगे कि प्लांट का लीफ जो है जनरली कंटेंट्स हाई क्लोरोफिल कंटेंट, उस वजह से ये स्टेटमेंट को राइट किया जाए कि नियर इंफ्रारेड रीजन पे हाईली रिफ्लेक्ट करता है, ये गलत हो जाएगा। आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है। सिर्फ क्लोरोफिल कंटेंट होने की वजह से आप नहीं बोल सकते हो कि नियर इंफ्रारेड रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कभी भी क्या, रेड, ग्रीन और ब्लू, यहाँ पे आपका क्या आगे बढ़ सकते हैं इस रीजन पे।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बोल दोगे कि नियर इंफ्रारेड पे ही सब चीज हो जाए। होता है, इट इज पॉसिबल, इट इज हैपनिंग, बट यू हैव टू गिव ए जस्टिफाइड आंसर। ये आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता उसका, क्योंकि यहाँ पे और भी चीजें हैं, इंटरनल लीव स्कैटरिंग की बात और नो एब्जॉर्प्शन की बात भी आपको यहाँ पे अच्छे से बताना है, तब जाके वो एक्सप्लेनेबल है। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव सम डाउट्स कमेंट इन द बॉक्स। हैव ए नाइस डे।